हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम का मैथ्स और फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक हमने शुरू किया। एक्सरसाइज 1.4 इस लेक्चर में हम करने वाले। लास्ट लेक्चर तक हमने 1.3 तक कवर कर लिया था। ये जो 1.4 एक्सरसाइज है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट के कंडीशनल स्टेटमेंट और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ये दो टाइप है। इसके पहले आपने देखा था जो लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं और एंड, और इस तरह से होता है और एंड इस तरह से होता है, और एक हमने नॉट देखा था जो हम निगेशन इस तरह से देते हैं। ये तीनों देख चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। इम्प्लीकेशन, इसको हम इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। डबल इम्प्लीकेशन, ओके, इसको हम डबल एरो से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इम्प्लीकेशन सिंगल एरो, डबल इम्प्लीकेशन दोनों साइड से, बोथ साइड एरो। अब इनकी मीनिंग क्या होती है इसको डिटेल में देखते हैं और इसके बेसिस पर ही एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस डिपेंड। इसलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं। यहां पर जैसे इसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, अगर ऐसा होगा तो ही वैसा होगा, इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कंडीशन दी है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब बाई मतलब डबल, दो कंडीशन दी है, दोनों तरफ की कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड फॉल्स। एक हमने क्वेश्चन लिया, एग्जांपल लिया है कि अगर इफ प्राइस इंक्रीजेस, अगर समझो प्राइस है और डिमांड है, इफ प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस ज्यादा हो रहा है, देन डिमांड फॉल्स, तो डिमांड जो है कम हो जाता है। तो यहां पर दो बातें हैं, देखो, एक तो है प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस, दूसरा है डिमांड फॉल्स। तो यहां इफ दिया है, इफ ये कंडीशन है, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ देन यानी तो ही डिमांड फॉल होगा। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड फॉल होगा, डिमांड फॉल हुआ तो प्राइस इंक्रीज होगा, उल्टा नहीं दिया है, सीधा दिया है। इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड फॉल्स। तो अगर हम समझे इसको एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि लेट स्टेटमेंट पी प्राइस इंक्रीजेस, इसको हमने स्टेटमेंट पी कर दिया, और स्टेटमेंट क्यू डिमांड फॉल्स, क्या किया हमने, डिमांड फॉल्स कर दिया। तो क्या होगा, अगर P प्राइस इंक्रीज हो रहा है, Q डिमांड फॉल हो रहा है, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो इफ प्राइस इंक्रीज क्या है, प्राइस इंक्रीज P, इफ और देन, इफ देन, ये जो इफ देन है ये हर बार रहेगा। आपको जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट होंगे आपको इफ मिलेगा और उसके बाद देन मिलेगा। इफ देन को हटा के इस तरह से सिंगल एरो देते हैं, इसको बोलते हैं इफ देन, या तो कंडीशन या तो इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसको। इफ प्राइस इंक्रीजेस देन, इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड फॉल्स, डिमांड को हमने लिया है क्यू। ओके, डिमांड को हमने क्या लिया है, क्यू। तो ये क्या हो गया, मैथ्स के अंदर इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ये जो इम्प्लीकेशन है, इफ पी देन क्यू, इस तरह से पढ़ा जाता है। अगर समझो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड ओनली इफ डिमांड फॉल्स, इफ एंड ओनली इफ डिमांड फॉल्स। तो यहां पर एक इस तरह का एग्जांपल दिया हुआ है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इफ एंड ओनली इफ। अब ये देखो, ये कनेक्टिव है, इफ एंड ओनली इफ। यहां क्या था, इफ देन था तो कंडीशनल है। यहां पर ये बोला गया प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड फॉल हो रहा है, लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हुआ इफ एंड ओनली इफ डिमांड फॉल्स। इसको कैसे करोगे, सेम समझो कि P है प्राइस इंक्रीजेस और Q है डिमांड फॉल्स। तो प्राइस इंक्रीजेस P, डिमांड फॉल्स Q, और इफ एंड ओनली इफ को हम डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। इस तरह से बोथ साइड डबल एरो देना। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हुआ। इसमें P और Q क्या यहाँ पर मैंने लिखा है। तो कभी भी याद रखो, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, डबल इम्प्लीकेशन होगा, तो इफ एंड ओनली इफ रहेगा। इफ एंड ओनली इफ है, समझ जाना, डबल साइड एरो है दोनों साइड, और इफ देन है मतलब सिंगल एरो है, वन साइड एरो है। ये
कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ये डबल कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पर पहली बात है कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड फॉल होगा, यानी जो डिमांड है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड है। अगर डिमांड फॉल हुआ तो प्राइस इंक्रीज होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा नहीं बोल सकते, सीधा ही बोलना पड़ेगा। यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड ओनली इफ डिमांड फॉल्स, यानी प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल होगा, उल्टा अगर डिमांड फॉल होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा, मतलब दोनों साइड से आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो P डबल एरो Q है इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई करना है तो P देन Q और Q देन P और दोनों के बीच में एंड क्या होगा? कभी भी याद रखो P डबल एरो Q को अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो एट दैट टाइम ये डबल एरो को सिंगल एरो में बदलना होगा, यानी कि डबल इम्प्लीकेशन को इम्प्लीकेशन में बदलना होगा। तो हम क्या करते हैं, P डबल एरो Q को क्या करते हैं, P देन Q, इफ P देन Q करते हैं, यानी पहले P से Q की तरफ, ओके, इफ P देन Q, फिर एंड करेंगे, फिर ये Q देन P करते हैं हम, Q देन P, मतलब दोनों साइड है ना डबल इम्प्लीकेशन। यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा कि P देन Q अगर होता है, अगर आप ये एरो हटाना चाहते हैं तो ये हो जाता है नॉट P और Q। इसको अगर चेंज करना चाहो तो ये उसका लॉजिकल इक्विवेलेंस बोलेंगे। इफ P देन Q को ये एरो हटाना चाहते हो तो ये P को नॉट कर देना, इस एरो को और कर देना और इसको Q कर देना। अगर इसको ये डबल एरो हटाना चाहते हो तो ये कर दिया। अब इसी को अगर ये हटाना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये P एरो Q है तो ऐसा हो जाएगा नॉट P और Q एंड ये हो जाएगा नॉट Q और P। तो इसको भी आप इस तरह से एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हो। किसी किसी सम में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से सॉल्व करने की। तो मैंने यहाँ बेसिक कंसेप्ट बता दिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, बाई कंडीशनल क्या है, इसको आप कॉपी कर लो। इसी तरह से क्वेश्चन 1.4 के एक्सरसाइज में हम करेंगे। चलो आगे करते हैं। अब ट्रूथ टेबल देखते हैं इनका क्या है। ट्रूथ टेबल्स तो आपने पता है ना, इनके लिए भी किया था और एंड के लिए किया था और नॉट के लिए। तो हर एक इस तरह से लॉजिकल कनेक्टिंग के लिए ट्रूथ टेबल्स होते हैं। अब जैसे ट्रूथ टेबल देखिए, P और Q दो स्टेटमेंट है, P Q, ओके, और हमें इसका दोनों का कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लेंगे, P इफ P देन Q, इस तरह से हम करेंगे। और यहाँ पर आपको पता है जब भी दो स्टेटमेंट होते हैं तो आप क्या करते हो, P, अरे इस तरह से करते हैं। ये जो P है उसको आप क्या करोगे, 2 बार T करोगे और 2 बार F करोगे। याद रखना जब भी दो स्टेटमेंट होते हैं तो 4 आंसर आते हैं, 1 2, P Q दो स्टेटमेंट है तो 1 2, यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला दिया 2n, n मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट, P और Q दो स्टेटमेंट है तो 2 n की वैल्यू 2 4, तो 4 स्टेटमेंट है 1 2 3 4, 4 में से 2 जो है वो ट्रू रहेंगे, 2 फॉल्स रहेंगे। अगर P Q R 3 स्टेटमेंट हुए, n 3 हुआ तो इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, 4 बार T और 4 बार F आएगा। P में हमने 2 बार T किया 2 बार F किया ना, अब 1 बार T करो और 1 बार F करो, आधा करने का है। 2 बार T था, अब 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F, ये फिक्स है। P Q हमेशा ऐसे लिखने का। जैसे डबल इम्प्लीकेशन है, इसका आप ट्रूथ टेबल बनाओगे, कैसे करोगे, देखो ट्रूथ टेबल तो कैसे करोगे, P Q और P डबल एरो Q डबल इम्प्लीकेशन, सो इस तरह से होगा ऐसे। यहाँ भी आप क्या करोगे, 2 बार T, हर बार ऐसे ही करते हैं, हर एक टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स में आप ऐसे ही करते हो। ठीक है, ये जितने भी थे सब में ऐसे करते थे, नॉट में सिर्फ एक ही होता था और एंड में भी यही करते थे, 2 बार T 2 बार F, फिर 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F, इस तरह से किया जाता है। अब P देन Q में क्या होता है, इफ P देन Q में इसके अंदर, तो अगर ये केस है पहला T और दूसरा F होगा, पहला T और दूसरा F होगा, कहाँ पर है देखो, पहले में T ये दोनों में, और इसके सामने F होना चाहिए। T के बाद क्या होना चाहिए, F, T के बाद F है नहीं, T के बाद F है यस, तो ये जो केस है ये हमेशा फॉल्स होता है, याद रखना है। T के बाद F होगा तो वो फॉल्स होता है, अगर ऐसा नहीं है तो सारे ट्रू होते हैं, सबके सब क्या रहेंगे, ट्रू। सो इफ देन के अंदर, इफ देन, इसको इफ देन बोलते हैं, ठीक है, इफ देन इफ देन जब भी होगा, इफ देन के अंदर हमें क्या करना होता है कि जब T पहले और बाद में F होगा तो आंसर F आएगा, T पहले और बाद में F है तो आंसर F आएगा, अदरवाइज कुछ भी हो आंसर T आएगा, दूसरा कुछ भी हो तो आंसर T आएगा, पहले T है बाद में F है तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज सारे के सारे ट्रू। ये इस तरह से करना है।
अभी डबल इम्प्लीकेशन में कैसे करोगे? इसमें क्या होता है, डबल इम्प्लीकेशन में दोनों सेम होगा तो ही ट्रू, दोनों टी है तो ट्रू, दोनों सेम है नहीं अलग है, दोनों अलग है, दोनों सेम है, दोनों एफ है तो ट्रू, दोनों सेम होगा तो ट्रू। समझ में आ रहा है? अदरवाइज दोनों अलग है तो फॉल्स, दोनों अलग है फॉल्स, एक टी और एक एफ अलग है फॉल्स, एफ और टी अलग है फॉल्स, दोनों सेम है तो टी, दोनों अलग है तो एफ। दोनों यहाँ पर क्या दोनों सेम नहीं देखेंगे, पी देन क्यू में इसको बोलते हैं एरो को इफ देन, टी एरो एफ, अगर एफ है पहले टी और बाद में एफ है तो फॉल्स, पहले टी बाद में एफ है तो फॉल्स, अदरवाइज कुछ भी होगा तो आंसर टी आएगा इफ देन में। और डबल एरो में हमने क्या देखा, दोनों अगर सेम है टी टी तो टी आ गया, दोनों अगर सेम है और एफ एफ भी है तो भी टी आएगा, यानी दोनों सेम है तो टी आएगा, दोनों अलग है एक टी एक एफ है तो फॉल्स, एक एफ एक टी है, दोनों अलग है तो फॉल्स, दोनों अलग है तो फॉल्स, दोनों सेम है तो टी। इस तरह से अपने दिमाग में याद कर लो। इसके लिए जो ये ट्रूथ टेबल है, क्योंकि अब जब क्वेश्चंस करेंगे ट्रूथ टेबल बनाना होगा तो ये कंडीशन आपको आनी चाहिए। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो और याद कर लो। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि अब हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। इसके पहले भी जब लॉजिकल कनेक्टिव्स आपने एंड और सीखा था तो हमने देखा था किस तरह से सिंबॉलिक या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। इफ देन और इफ एंड ओनली इफ सीख चुके हैं, अब देखते हैं कैसे करना है। देखो सबसे पहला दिया हुआ है एग्जाम्पल, इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इट इज देन इट इज इक्वी एंगुलर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इफ, ये देखो ये इफ है और ये देन है, इफ और देन, इफ के बाद जो होता है ना उसको पी मान लेना है, लेट पी। ये हर बार आप ऐसे करोगे, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल तो आप इसको ले लोगे ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ये आपने लिख दिया, इसको P मान लिया, ये जो है ना ये P है इतना, और देन के बाद जो होता है उसको Q मान लो। देन के बाद क्या है, देन इट इज इक्वी एंगुलर, इट इज इक्वी एंगुलर। इस तरह से आपको हर बार क्या करना है, जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट इस तरह से दिया होगा जिसके अंदर एक दो या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे, उसमें से आप पता लगाओगे कि कौन से दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। तो जैसे ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ये पहला स्टेटमेंट था, इट इज इक्वी एंगुलर ये दूसरा स्टेटमेंट था। पहले स्टेटमेंट को हमेशा P, दूसरा कुछ नहीं, हमेशा P, ABCD नहीं, ओके LMN नहीं, सिर्फ P देना है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको हमेशा Q नाम देंगे। अगर तीसरा भी स्टेटमेंट है तो हम R नाम देंगे, R अक्षर, ओके। ये देने के बाद आप लिख सकते हो, बोला क्या गया है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो कैसे करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, देखो ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ये पहले इफ के बाद तो P है P, और इसके बाद ये इफ और देन है ना, तो इफ देन का मैंने आपको क्या सिखाया है, इस तरह से सिंगल एरो, फिर इट इज इक्वी एंगुलर, इट इज इक्वी एंगुलर को नाम क्या है Q, बस इतना ही करना है, हो गया, बहुत आसान है। ये वाला पार्ट क्या करना है, हर बार ये जो दिया हुआ क्वेश्चन उसमें से देख लोगे कौन से दो स्टेटमेंट है, पहले को P दे दो दूसरे को Q दे दो, और ये जो इफ देन है उसको कहीं लिखो मत, वो एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ऐसे करना होता है। अगर समझो यहाँ होता है ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वी एंगुलर, तो हम इसी तरह से करते, P और Q लेते, P Q, इफ एंड ओनली इफ है तो ये डबल एरो हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। अब यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन है, एंड वाले, और वाले, नॉट वाले, जो पहले सीखे हो वो भी आएगा। तो जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन 1.4 में इफ एंड ओनली इफ या तो इफ देन ही आएगा, ओके। तो क्वेश्चन को पढ़ो, जो भी हो सकता है करो। देखो इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट मतलब ये सही नहीं है कि I इज अ रियल नंबर, I इज अ रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, लेट P, ये जो है ना I इज अ रियल नंबर, I इज अ रियल नंबर, एक ही यहाँ पर सेंटेंस है या स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम लोग कि I इज अ रियल नंबर, ये मेन है। इट इज नॉट ट्रू दिया है मतलब ये निगेटिव दिया है पार्ट, इट इज नॉट ट्रू ये सही नहीं है, ये कोई अपने आप में स्टेटमेंट नहीं है। तो इतना जो मैंने ग्रीन किया है ये सिर्फ निगेशन का काम करेगा, यहाँ से नॉट जो है नॉट देंगे, एक ही स्टेटमेंट है, I इज अ रियल नंबर। आप यहाँ लिखोगे इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखो एक ही स्टेटमेंट है, I इज अ रियल नंबर और उसको हमने क्या नाम दिया P, बट उसके पहले क्या है, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है मतलब ये नॉट दे देंगे, ये नॉट है ना, निगेशन दे दिया। तो इस तरह से ये हो गया, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया सिर्फ नॉट P, एक ही तो स्टेटमेंट है, दूसरा नहीं है। अभी तीसरा है, देखो इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी,
देखो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, पहला है इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग, दो स्टेटमेंट है अलग अलग। इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग, ये इवन दो मतलब क्या होगा, एंड का काम कर रहा है। इट इज नॉट क्लाउडी एंड इट इज स्टिल रेनिंग, ऐसे हम समझ सकते हैं। इवन दो हटाओगे, जब भी इंग्लिश ग्रामर में भी देखो दो हटाते, दो ऑल दो ये हटाते, यहाँ पर एंड आ जाता है या तो बट आ जाता है। ओके, दो हटा के यहाँ पर बट आता है, तो बट और एंड सेम होते हैं। तो हम इस तरह से करेंगे जैसे था, सबसे पहले लेट पी करोगे, फिर क्यू। पी और क्यू कौन सा स्टेटमेंट है, पी है इट इज, देखो नॉट क्लाउडी है ना, तो सिर्फ आप क्लाउडी लिखो, इट इज क्लाउडी, नॉट के बदले नॉट निगेशन देंगे। इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग। ओके, कभी भी नॉट को इसमें स्टेटमेंट में नहीं समझने का। अब इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या आएगा, देखो इट इज नॉट क्लाउडी, तो इट इज क्लाउडी मतलब पी, इट इज क्लाउडी मतलब पी, नॉट है इसलिए निगेशन देंगे इस तरह से नॉट। फिर यहाँ इवन दो हटके यहाँ पर कॉमा की जगह एंड या तो बट आएगा, तो एंड का ये सिंबल होता है। उसके बाद इट इज स्टिल रनिंग, इट इज स्टिल रनिंग को हमने लिया है क्यू, हो गया। तो इस तरह से हमें करना होगा, ये हमारा आंसर है। मैथमेटिकल फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म हम लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से ये हो गया है। सो आपको इस तरह से करना होगा सिंबॉलिक फॉर्म। 3 क्वेश्चन मैंने बताया, इसमें और भी है, चलो उनको भी देखते हैं, इसको आप कॉपी कर लो। अगला जो क्वेश्चन है फर्स्ट के अंदर, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक जो लॉजिकल कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ, इसको अलग कर लो। ये जो है लॉजिकल कनेक्टिव है, इफ एंड ओनली इफ डबल एरो होता है। क्या होता है इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल एरो। देखो ये मैंने पिछले क्वेश्चन का ही फॉर्मेट रखा है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहने वाला है, लिखने का तरीका। तो पहला जो स्टेटमेंट है मिल्क इज वाइट, तो ये लेट पी कर दो, मिल्क इज वाइट, ये आपने कर दिया फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, फिर इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल एरो हो गया। द स्काई इज नॉट ब्लू, तो आप क्या करोगे, स्काई इज ब्लू ले लो, या तो द भी लिख सकते हो, द स्काई इज, नॉट मत लिखो, नॉट के बदले हम ऐसे नॉट सिंबल देंगे, इसलिए स्काई इज ब्लू लिखा है। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो पहले क्या है मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट क्या है पी, फिर डबल एरो, इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल एरो, स्काई इज नॉट ब्लू, स्काई इज ब्लू मतलब क्यू, और नॉट ब्लू होगा तो इस तरह से नॉट देना, स्काई इज ब्लू नॉट ब्लू, स्काई इज नॉट ब्लू। तो ये होता है, याद रखना है आपको, इस तरह से ये हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4th हो गया। अब देखो हमेशा ये वाला पोर्शन आपको करना है, पी और क्यू अज्यूम करना है, और फिर इतना इट सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। लिखने का तरीका ये है, अभी मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ सिंबॉलिक फॉर्म, लेकिन लिखने का तरीका ये, इनको भी आप डायरेक्ट मत लिखना, जैसे ये मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है ना, वैसे लिखना है। देखो स्टॉक प्राइजेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ, वापस से देखो सिंबॉलिक फॉर्म डायरेक्ट बता रहा हूँ, इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल एरो। ओके, और ये स्टॉक प्राइजेस आर हाई क्या हो गया पी, फिर दूसरा स्टॉक्स आर राइजिंग क्यू, ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है लाइन पी, और इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल एरो, और स्टॉक्स आर राइजिंग क्यू, हो गया। इस तरह से करना था। यहाँ पर देखो इफ है, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। अगर कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है तो ताजमहल आगरा में है। तो ये जो कुतुब मीनार इज इन दिल्ली है, इसको आप पी कर दोगे, पी कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, क्यू ताजमहल इज इन आगरा, और फिर लिखोगे इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, फिर कुतुब मीनार इज इन दिल्ली मतलब पी, और इफ देन होगा तो सिंगल एरो करते हैं, इफ देन होगा तो सिंगल एरो करते हैं, ताजमहल इज इन आगरा क्यू। अब कैसे लिखोगे, आंसर आ गया, बट ऐसे लिखना, समझ में आ रहा है, ऐसे लिखना, ये आंसर इस तरह से आएगा। चलो कॉपी कर लो इसको, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जाम्पल 2, फाइंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैसे करना है देखो, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो है ना, एक्चुअल में इट इज नॉट ट्रू दैट, ये निगेशन है खाली, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक्चुअल स्टेटमेंट ये है 3 - 7i इज अ रियल नंबर। तो आप कैसे करोगे, हमेशा की तरह लेट p, इसको मानोगे 3 - 7i इज अ रियल नंबर, इसको कंसिडर कर लिया, 3 - 7i रियल नंबर है। इसके बाद क्या करोगे कि इट इज नॉट ट्रू दैट, ओके, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, जो हमारा स्टेटमेंट है उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इट इज नॉट ट्रू दैट। पहले तो ये 3 - 7i इज अ रियल नंबर, ये क्या है p, और इट इज नॉट ट्रू दैट मतलब ये नॉट p। ओके, अब देखो
ट्रूथ वैल्यू निकालना है। किसकी ट्रूथ वैल्यू? फाइंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्या होगा? ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज, जो पी है सिर्फ इतना ही देखो, 3 - 7i इज ए रियल नंबर। क्या ये रियल नंबर है? देखो यहाँ पर आई आ गया ना, तो ये इमेजनरी है, एक इमेजनरी, और ये 3 रियल है। रियल के साथ इमेजनरी को जब मिलाते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो ये रियल नंबर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ में आ रहा है? इसमें आई आया ना, इसके लिए। सो ये रियल नंबर बोला है, बट ये तो गलत बोला है, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज फॉल्स। तो क्या हो जाएगा? ट्रूथ वैल्यू ऑफ, अब हमारा स्टेटमेंट तो नॉट पी है, नॉट पी इज, नॉट पी का जो है ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? इस तरह से आप दोगे, नॉट पी का क्या है ट्रूथ वैल्यू? एफ, नॉट एफ, यानी क्या हो जाएगा? एफ फॉल्स का निगेशन क्या होता है? ट्रू। फॉल्स का निगेटिव ट्रू होता है। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ नॉट पी इज ट्रू। तो आप लास्ट में लिखोगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इस तरह से आपको लिखना है हर बार, इज टी। देखो मैंने एकदम अच्छे से लिख के बताया किस तरह से आपको लिखना चाहिए प्रेजेंटेशन। अब आगे के क्वेश्चन में हो सकता है मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, बट आप इस तरह से कोशिश करना हर बार लिखने की। दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। यहाँ देखोगे तो इफ और देन आया हुआ है, इफ देन तो सिंगल एरो, याद करो। इफ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। तो आप लेट करोगे, पी और क्यू दो इस तरह से लोगे, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, ये हो गया। दूसरा क्या है? क्यू क्या है? ये देन के बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है? पहले तो इसको इट्स सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इस तरह से आप पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना। जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? इफ देन है, इफ देन है मतलब क्या आ जाएगा? डबल, अरे सिंगल एरो, इफ एंड ओनली इफ होगा तो डबल एरो, इफ देन मतलब सिंगल एरो। फिर जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, इसको हमने पी किया है, तो इफ पी तो पी एरो, देन के बाद डिस्काउंट वाली जो लाइन है इसका क्या है? क्यू। तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म आया। अब हमको ट्रूथ वैल्यू निकालना है। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? देखो ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q R, ये जो P और Q है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका ट्रूथ वैल्यू या तो T होगा या तो F होगा। तो आप क्वेश्चन में देखोगे जो P दिया है उस लाइन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। जैसे जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, आप कॉमर्स में हो, आपने पढ़ा है 11-12 में, नहीं भी पढ़ा होगा तो बताता हूँ कि जो जॉइंट वेंचर है क्या ये टेम्पररी पार्टनरशिप होता है? यस, ये टेम्पररी पार्टनरशिप होता है कॉमर्स के टर्म में। तो ये जो दिया है P, ये ट्रू है, P जो है ट्रू है, एंड ये जो Q है डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, यानी कि जॉइंट वेंचर के अंदर जो डिस्काउंट है, क्या डिस्काउंट जो है जो डिस्काउंट ऑन परचेज, जब कुछ खरीदी की जाती है उस पर जो डिस्काउंट मिलता है वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होता है? सप्लायर के अकाउंट में नहीं, वो जो होता है ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट होगा, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज या ऑर्गेनाइजेशन जब साथ में आते हैं जॉइंट वेंचर बनाते हैं तो वो जॉइंट वेंचर होता है और ये टेम्पररी पार्टनरशिप कहलाता है और उनका एक अकाउंट होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो अगर कुछ परचेज हो रहा है तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिला तो वो पैसा जो क्रेडिट होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट में, ना कि सप्लायर में। यानी कि जो क्यू वाला स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये गलत दिया है क्योंकि ये सप्लायर के अकाउंट में डिस्काउंट डाल रहे हैं, गलत है ये। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी जो है ट्रू है एंड जो क्यू है दैट इज फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू। अब हमारा क्वेश्चन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या था? P देन Q, ये था। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे आएगी? P की जगह पर T लिख दो, एरो Q की जगह पर F लिख दो। अब आपको ट्रूथ टेबल याद करना पड़ेगा। इफ देन में मैंने क्या सिखाया था, याद आ रहा है? जब पहले T और बाद में F होता है तो आंसर F आता है। ट्रूथ टेबल मैंने सिखाया उसमें से। तो यहाँ पर P देन Q हो गया और उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ गया। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज F। इस तरह से आपको लिखना है, कॉपी कर लो इसको। अगला जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में देखिए, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स
क्या दिया है P, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई, जो दिया वो लिखो, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, ओके। एंड इफ एंड ओनली इफ मशीनरी, तो उसको क्यों कर दिया, मशीनरी इज एन एसेट, इस तरह से दिया हुआ है कि जो मशीनरी है वो एसेट है। एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, तो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हम लोगों को ट्रूथ वैल्यू निकालने के पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था, टेक्स्ट बुक में रिफर कर लो। देखो यहाँ क्या दिया है कि एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल, शॉर्ट में लिखा अकाउंटिंग, तो ये P लिखा है P, ओके। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है डबल एरो, याद रखो डबल एरो। फिर क्या है, मशीनरी इज एन एसेट, ये जो Q है, मशीनरी इज एन एसेट मतलब Q इस तरह से दिया हुआ है। अब इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, तो आप ऐसे लिखोगे कि ट्रूथ वैल्यू P का जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या लिखोगे, P, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल। अगर समझो कि आप अकाउंटेंट हो तो क्या अपना अकाउंट का रूल लगाओगे या जो ऑलरेडी अकाउंट में रूल्स होते हैं वो अप्लाई करोगे। तो कोई भी अकाउंटेंट ऐसा नहीं कर सकता कि खुद के रूल्स लगाओ अकाउंटिंग करने में, प्लस करने में, माइनस करने में, अपने ही मन से जो करना है वो कर दिया। जो नियम होता है वो नियम का पालन करना होता है। तो ये P जो है ये गलत दिया है, फॉल्स दिया है कि एवरी अकाउंटेंट कैन नॉट अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, अपना खुद का रूल नहीं लगा सकता, जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स होते हैं वही फॉलो करना पड़ता है हर एक अकाउंट्स में। फिर मशीनरी इज एन एसेट, हाँ ये सही है कि जो भी मशीन्स होती है वो एसेट होती है, वो ट्रू है। अब ये जो P डबल एरो Q है इसका ट्रूथ वैल्यू निकालो। P का ट्रूथ वैल्यू F है, डबल एरो Q का ट्रूथ वैल्यू T है। अब याद करो ट्रूथ टेबल, डबल एरो का, डबल इंप्लीकेशन का, यानी क्या दोनों अगर सेम होगा तो ही T होता है, दोनों अगर अलग है तो आंसर F आता है। सो ये जो क्वेश्चन है इसका जो स्टेटमेंट हमें दिया था उसका ट्रूथ वैल्यू F आया। तो हम लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज F, जो गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, F। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मायने रखता है, लिखने का तरीका। अब आगे चल के हर बार मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, बट आपको इस तरह से हर बार लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर फिर से आप कर लो लेट P 27 इज अ प्राइम नंबर, ओके, और नॉर डिविजिबल बाय 4, यानी ये Q है, 27 इज डिविजिबल बाय 4। देखो नॉट जो होता है ना वो नॉट नहीं लेने का स्टेटमेंट लेते समय, ओके, सिर्फ P और Q में पॉजिटिव स्टेटमेंट लेने का, निगेटिव नहीं। निगेटिव नॉट को ऐसे नॉट सिंबल निगेशन दे सकते हैं। सो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इसके आ जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म P और Q। देखो नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर, 27 इज अ प्राइम नंबर मतलब P, और नाइदर मतलब नॉट होता है, नॉट, नॉर डिविजिबल बाय 4, तो ये जो Q है 27 इज डिविजिबल बाय 4 को Q है, बट यहाँ नॉर बोला है, देखो नॉर, नाइदर नॉर, ओके, नाइदर नॉर मतलब क्या, ना तो 27 है और ना ही जो 27 है ना ही प्राइम नंबर है ना ही डिविजिबल बाय 4 है, दोनों भी नहीं है, यानी कि नॉट P एंड नॉट Q। याद रखो जब भी नाइदर नॉर आता है मतलब एंड करना है, नाइदर नॉर मतलब ये भी नहीं है वो भी नहीं है, दोनों नहीं है मतलब एंड है, नॉट P एंड नॉट Q, ये सिंबलिक फॉर्म है। अब यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू लिख सकते हो, ट्रूथ वैल्यू P का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, P यानी 27 इज अ प्राइम नंबर। क्या 27 प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी के टेबल में नहीं आता। तो क्या 27 किसी के टेबल में नहीं आता, आता है ना 9 के 3 के, ये गलत दिया है, F दिया है। अब दूसरा Q, 27 इज डिविजिबल बाय 4, 27 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता ना 4 के टेबल में, तो ये फॉल्स दिया है। अब हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, ये देखो, देयरफॉर निगेशन P एंड निगेशन Q, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, निगेशन P क्या है F, एंड निगेशन Q है F, दोनों F है। इसको कन्वर्ट करो, नॉट F क्या होता है T, एंड नॉट F क्या होता है T, ओके। अब T एंड T, दोनों T होगा तो आंसर क्या आएगा, दोनों T और एंड है तो T,
है ना। एंड टेबल याद करो, एंड टेबल में क्या सीखा था आपने, दोनों टी होगा तो टी आता है, अगर एक भी एफ होगा तो फॉल्स आता है एंड टेबल में। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, ट्रूथ, ये ऐसे ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, एफ की जगह टी लिख दोगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी, ऐसे आपको लिख देना है। यहाँ पर ये फिनिश हो गया। अब इसको शॉर्ट में बताता देखो, 3 इज अ प्राइम नंबर, एन ऑड नंबर एंड एन ऑड नंबर, मतलब ये जो 3 है इसको आप P और Q करके लिखोगे इस तरह से, 3 इज एन प्राइम नंबर, ये P है समझो, और 3 इज एन ऑड नंबर, ये Q है समझो। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म करोगे तो क्या आएगा, 3 इज प्राइम नंबर P, एंड है तो ये एंड, एन ऑड नंबर है तो Q, उसको Q, कुछ निगेशन नहीं है, एंड इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू निकालो, ट्रूथ वैल्यू P, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर होता है, किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। यस 3 इज अ प्राइम नंबर, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। और ऑड नंबर, तो क्या 3 ऑड नंबर भी है, यस, तो Q जो है वो भी ट्रू है। तो यहाँ पर जो P एंड Q बोला गया है, तो P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, एंड जो Q है उसका ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू है, और T एंड T दोनों T होगा, एंड है तो T आएगा। सो आप लिखोगे फाइनली ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज T। अच्छे से लिखना, इस तरह से आपको लिखना चाहिए। चलो कॉपी कर लो इसको। ये जो एक्सरसाइज है 1.4 थोड़ा सा लंबा है, इसको 2 पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बेसिक पार्ट मैंने आपको कराए हैं, इसको अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं आगे के जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 3 क्वेश्चन है एक ही लेक्चर में करा दूंगा, फिर ये 1.4 फिनिश हो जाएगा। ये जो चैप्टर है बहुत आसान है, बट इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, इस चैप्टर को अच्छे से सीखिए। और इस चैप्टर के साथ पैरेलल में कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं जो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये चैप्टर भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे कॉमर्स के बच्चों को पता नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ाना भी मैंने चालू कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं साइंस का जो है पूरा सिलेबस कवर कर चुका हूँ। अब मैं कॉमर्स का पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं 11th कॉमर्स में हो, 12th कॉमर्स में हो या साइंस में हो, तो सभी को बताओ कि इस चैनल पर आपको मैथ्स के लेक्चर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।